डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम आपको 12th क्लास यानी 12वीं कक्षा की हिंदी पढ़ाएंगे और इसमें हम आपको जो हमारा रैपिड प्रिपरेशन कोर्स है उसका लाइव क्लास चलाएंगे। पूरे पाठ का कुल 26 पाठ आपको पढ़ने हैं गद्यखंड और पदखंड में, जिसका लेखक परिचय, पाठ सारांश या कविता का भावार्थ और कवि परिचय और लेखक परिचय का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है। अब आपको परीक्षा में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके हाथ में पेपर मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है, जिसके लिए आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चीज को आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल दुर्गा ट्यूटोरियल पर हिंदी का 12 क्लास का इंट्रोडक्शन और मार्किंग स्कीम का जो वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हैं। वहां आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आपके हाथ में जो पेपर मिलेगा उसका खंड अ जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा, खंड ब जो होगा वह आपका विषयनिष्ठ प्रश्नों का होगा। खंड ब में जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, आपको मैं नंबर तक बता देता हूं। जो प्रश्न जहां मैं लोकेशन बताता हूं आपके पेपर में वही रहेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आएगा उसमें कुल 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों में से 5 का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 70 शब्दों के बीच में देना होता है। 50 से 70 शब्द का मतलब होता है आपको 3 से 4 वाक्य में उत्तर देना। तो इसमें आपको कुल 10 जो प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न गद्यखंड से रहेंगे और 5 प्रश्न जो हैं वह आपको पदखंड से रहेंगे। यानी कि ये 10 प्रश्न कुल 26 पाठ जो हैं उसमें से आपको पूछे जाएंगे। इसमें करीब करीब हम आपको 10 सेट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 10 सेट का मतलब होता है करीब 100 प्रश्न। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे उसमें प्रश्नों की संख्या 60-70 से ज्यादा नहीं होगा और अंत में आपको हम साइंस और आर्ट के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण चैप्टर बतला देंगे। अभी हम साइंस, आर्ट और कॉमर्स सभी के लिए जो है, जो भी अध्ययन सामग्री है उपलब्ध करा रहे हैं। तो प्रत्येक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो चैप्टर वाइज हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। तो पहला चैप्टर आपका है बातचीत। आज हम बातचीत से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले उसको बताएंगे। उसके बाद हम आपको दूसरा पाठ जो है उसने कहा था, उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बातचीत पाठ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है। वो प्रश्न इस तरह से है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। प्रश्न को आप दोबारा सुन लीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है जिसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जैसे नाम से स्पष्ट है, आर्ट मतलब कला होता है, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला प्रवृत्ति का नाम है। बातचीत करने की कला जो सिखाई जाती है, उस तकनीक को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। ये यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। हमारे भारत में लोगों को बातचीत करने का ढंग सिखाना नहीं पड़ता है, वो लोग समाज में रहकर खुद सीख लेते हैं। थोड़ी बहुत गलती होती है तो समाज में ही सुधार हो जाता है। लेकिन यूरोपीय देशों में बातचीत करने का जो है वो ढंग सिखाया जाता है, और बातचीत करना जो कैसे बात करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है। बहुत से जॉब में जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसमें यही सिखाया जाता है कि जब आप जाएंगे, किसी पार्टी से मिलेंगे, तो उससे कैसे बातचीत करना है आपको। लेकिन यूरोप के लोगों ने इसको जो है एक ट्रेनिंग स्टाइल में इसको अपनाया। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला प्रवृत्ति का नाम है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की तकनीक की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छेड़े जाते हैं जिसे सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। यानी कि बातचीत की कला में इस ढंग से बातचीत करना सिखाया जाता है जिसको हम कहें अंग्रेजी में इम्प्रेसिव हो, प्रभावपूर्ण हो, आकर्षण हो। यानी कि जब आप बोले तो सुनने वाले के कान को सुकून मिले, उसे आनंद मिले और वह वाह वाह कह उठे, उसको लगे कि वाह क्या बात है, कितना बढ़िया ये बात करता है। तो ये बातचीत करने की कला में सिखाया जाता है। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। अब आप इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा उस स्टाइल से आपको एक बार और समझा देता हूं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला विधि का नाम है जो यूरोप के देशों में ज्यादा प्रचलित है। इसमें इस तरह से बातचीत करना सिखाया जाता है ताकि सुनने वाले को आनंद मिले और वह आकर्षित हो जाए। इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला का नाम है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम YouTube पर इस वीडियो को फिर से अपलोड करेंगे तो वहाँ हम आपके लिए नोट्स अवेलेबल कराएंगे। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से उस नोट्स को आसानी से नोट करके याद कर सकते हैं, परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं इसी चैप्टर से। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता?
बहुत नाइस क्वेश्चन है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति ना होती, तो क्या होता? आप खुद कल्पना करके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होता? हम गूंगे होते। और आप जानते हैं कि जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। ये प्रकृति का गुण है कि वह जिस व्यक्ति को गूंगा बनाती है उसे बहरा भी बना देती है। तो अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती, बोलने की शक्ति न होती, तो हम गूंगे और बहरे होते। और जब हम गूंगे और बहरे होते तो हम बातचीत भी नहीं कर पाते। हम जो विचारों का आदान प्रदान शब्दों के माध्यम से करते हैं, वो शब्दों के माध्यम से नहीं कर पाते। तो फिर ये जो सभाएं होती हैं, जो रनिंग कमेंट्री होती है, आज हम लोग का जो क्लास हो रहा है, ये कुछ भी ना होता। मनुष्य चुपचाप बैठा रहता कहीं पे और अपना भोजन की पूर्ति करके पेट भर के एक जानवर की तरह अपना जिंदगी जीता रहता। आप देखे हैं कि दो भैंस मिलकर कहीं आपस में बातचीत कर रही है? नहीं करती है। कभी दो कुत्ते मिलकर आपस में बातचीत करते हैं? नहीं करते हैं। बोलकर झगड़ा करते हैं, लड़ते करते हैं, लेकिन बातचीत तो नहीं करते हैं। कभी दो गधों को आप एक साथ बैठकर बातचीत करते देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो मनुष्य की जिंदगी पशुवत होती। और आज जो भी गीत संगीत इन सब चीजों का हम लोग आनंद लेते हैं, वो सब चीजें न होती। अब इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे? इतनी सारी बात तो आप लिखेंगे नहीं। तो आप लिखेंगे कि अगर वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे और बहरे होते। हमारे बीच में विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, न सभाएं होती, न संवाद होता, न एक दूसरे से कोई मेल मिलाप होता। हम जानवर की तरह कहीं अपना पेट भर के पड़े रहते। एक और प्रश्न हम इस चैप्टर से आपके लिए लेंगे, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। वो ये है कि बातचीत के संबंध में दो विद्वानों का नाम दिया हुआ है कि उनका विचार क्या है। वो दो विद्वान हैं, बेन जॉनसन और एडिसन। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो सर्वथा उचित है। ये लाइन का मतलब मैं आपको समझा दूं जरा। यानी कि वाणी हमारे व्यवहार के परिचायक होती है। बोलने से हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है, हमारे गुण दोष का पता चलता है। एक कौवा और कोयल, हंस और बकुला देखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जब कोयल और कौवा बोलते हैं, बसंत ऋतु में कोयल बोलती है और कौवा भी बोलता है, तो उनके बोलने से, उनके वाणी के फर्क से दोनों का जो है गुण दोष का पता चलता है कि कौवा जो है वह कर्कश है, कटु वाणी है उसकी, वह कटु प्राणी है, और कोयल जो है उसकी मधुर वाणी होती है। जब कौवा आपके बगल में बैठ के काँव काँव शुरू करेगा, आप ढेला उठा के मारना शुरू करेंगे, भाग भाग जल्दी भाग। और वही कोयल आपके बगल में आकर कुहू कुहू करेगी, आपको मजा आएगा सुनने में।
आनंद आएगा। तो वाणी जो होती है, बातचीत के द्वारा आदमी के व्यवहार का पता चलता है। ये बेन जॉनसन कोई नई बात नहीं कहे हैं, भारतीय बात को ही एक नया ढंग से ये प्रस्तुत किए हैं। हम ये कह सकते हैं कि पुराने माल को नए पैकिंग में उपलब्ध कराए हैं। ये मार्केटिंग है, भाषा की मार्केटिंग है। वो अपना मार्केटिंग करके नाम कमा लिए और आप उनके नाम को पढ़ रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ के कवि लोग बहुत पहले वाणी के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो सर्वथा उचित है। और एडिसन ने क्या कहा, आप फिर जानना चाहेंगे कि तब एडिसन जी क्या बोले थे। ये थॉमस एडिसन नहीं है, ये दूसरे एडिसन हैं। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तब अपना एक दूसरे के सामने दिल खोलकर बात करते हैं। एडिसन जी का कहना था कि सही बातचीत वो होता है, खुले मन से वो बातचीत होती है जब दो व्यक्ति मिलके आपस में बात करते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर बातचीत पाठ का वीडियो जरूर एक बार देखिए, उसमें मैंने विस्तार से बताया है पाठ सारांश के अंतर्गत। वहाँ आपको बहुत आनंद मिलेगा। पूरे पाठ को आप सुन लीजिए, फिर प्रश्न उत्तर को आकर यहाँ पर देखिए, आपको ज़्यादा आनंद आएगा। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाएगी। 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे 25 नंबर के। तब 15 और 25 40 नंबर की तैयारी उस वीडियो को देखने के बाद आपकी हो जाएगी। और 10 नंबर की तैयारी मैं अभी करा रहा हूं आपको, आपके 50 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ से ध्यान दीजिएगा, हमने 3 प्रश्नों को शामिल किया कि कन्वर्सेशन और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। और तीसरा प्रश्न हमने शामिल किया था कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार। चैप्टर आपका जो बातचीत है उससे हमने 3 प्रश्नों को शामिल किया था। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। बहुत दिलकश और हसीन कहानी है और बहुत अजीब तरह की कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। ये ऐसी कहानी है जिसने चंद्रहल शर्मा गुलेरी जी को एक ही कहानी ने अमर कर दिया हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसने कहा था, हम चाहेंगे कि आप इस कहानी को जाकर हमारे YouTube चैनल पर देखिए, हम केवल यहाँ उसके प्रश्न उत्तर को बता रहे हैं। तो आइए, उसने कहा था कहानी से हम आपको एक प्रश्न पहला जो शामिल करना चाहेंगे, वो प्रश्न ये है कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे और क्यों कहा था। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा था कहानी में किसने किससे और क्यों कहा था। तो इस कहानी में जो कहानी की नायिका थी उसने लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह से एक घोड़ा भड़क गया था बचपन में और उस भड़के हुए घोड़े से तूने मेरी जान बचाई थी, मेरी जिंदगी की हिफाजत तूने की थी। तुम लड़ाई में जा रहे हो और तेरे साथ मेरे पति और मेरा बेटा भी जा रहा है। मैं आज तुमसे आंचल फैलाकर उनके जिंदगी की भीख मांग रही हूं। तुम उनके जान की हिफाजत
जरूर करना। और लहना सिंह ने अपना जान गंवाकर भी अपने वादे को पूरा किया और उस सरदारनी के पति और बेटे को बचाया। और उसी ने कहा था कि तुम जाकर उससे बोल देना कि हमने जो वादा किया था अपने वादे को पूरा किया। इसी को घुमाकर एक और ढंग से पूछा जाता है प्रश्न कि लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। तो लहना सिंह जो था, जो बचपन में जिस लड़की पर उसका दिल आ गया था, और ये एक तरफा प्रेम कहानी है। दिस इज वन साइडेड लव स्टोरी। आप जरूर जाकर उस पूरे कहानी को हम वहां पर पढ़ाए हैं, सुनिए, बहुत मजा आएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। तो ये एक तरफा जो प्रेम कहानी थी, जो कभी बचपन में उसका जिस लड़की पर दिल आ गया था, और जब वो सुना था कि उस लड़की की कुर्माई यानी कि सगाई, इंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई है, तो उसके दिल पर चोट पहुंचती है और वह उसके छोड़कर चल देता है। वही लड़की, वही नायिका जब बुढ़ापे में मिलती है उसे और कहती है कि तुमने मेरी कभी जान बचाई थी, मेरे लिए त्याग का परिचय दिया था, आज फिर एक और त्याग कर देना, मेरे पति और मेरे बेटे के प्राण की हिफाजत करना। तो युद्ध में लहना ने सूबेदार हजारा सिंह और बोधा के प्राण अपनी जान देकर स्वयं गोली के गहरे घाव खाकर बचाए, लेकिन दोनों को इसका पता तक नहीं चलने दिया। अपने मन में मधुर प्रेम के प्रति ऐसा पवित्र समर्पण प्रेमी संसार में कम ही देखने को मिलता है। वह पता भी नहीं चलने दिया कि वह अपने प्रेम के लिए बलिदान कर रहा है और अपना जान देकर जो है उस वादे को निभाया कि जा, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे बेटे और पति की रक्षा करूंगा। एक और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से। कहानी उसने कहा था कि पात्रों की सूची तैयार करें। तो इसमें एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी और कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। दूसरा लहना सिंह है, कहानी का मुख्य पात्र है। तीसरा हजारा सिंह है, सूबेदार है। चौथा बोधा सिंह है, हजारा सिंह का पुत्र है। एक लप्टन साहब हैं, सेना के एक उच्च अधिकारी हैं। और वजीरा सिंह है, एक सैनिक है। इसको एक बार और सुन लीजिए। यानी कि इस कहानी की नायिका है, दूसरा लहना सिंह है, तीसरा हजारा सिंह है, चौथा बोधा सिंह है, पांचवा लप्टन साहब हैं और छठा वजीरा सिंह है। तो दो या इसको तीन प्रश्न भी कह सकते हैं इस चैप्टर से हमने कवर किया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। लहना सिंह कौन था? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक था। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक था, जिसे बचपन में सूबेदारनी, जो वर्तमान में वो सूबेदार की पत्नी बन चुकी थी, उस लड़की पर उसका दिल आ गया था, लेकिन वह अपनी एकाकी प्रेम कहानी को अधूरा छोड़ के चला गया। लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाले 77 सिख राइफल में जमदार था। इसके साथ
इस चैप्टर से जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न था वो आपको पढ़ा दिए। अब हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, 2-3 प्रश्न पढ़ाएंगे, इसके बाद आज का क्लास हम ओवर करेंगे। ये संपूर्ण क्रांति पाठ है, जयप्रकाश नारायण जी इसके लेखक हैं। पहला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और यानी कि राज्य विहीन समाज कायम हो जाएगा और आगे चलकर वही लोकतंत्र निश्चित रूप से दल विहीन हो जाएगा। एक और प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है और इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो आज़ादी के बाद जो स्वराज मिला उससे जेपी खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। आज़ादी के बाद भी भ्रष्टाचार की जड़ें और मजबूत हुई हैं। बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई काम नहीं होता है। शिक्षा संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई हैं। ये सब जेपी के विचार हैं। तो भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। ये पूछते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो भ्रष्टाचार की जड़ है कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वह भ्रष्ट हो चुका है और इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। लोगों को ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए लोगों को कष्ट भी सहना पड़ेगा। एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। तो जयप्रकाश नारायण कहते थे कि नेतृत्व का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को सिर्फ नेता मान लें। नेतृत्व का मतलब यह होता है कि नेता के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। नेता पर अगर आप सौंप दिए हैं तो आपका नेता जो भी कहता है आप उसको तन मन धन से माने और उसके प्रति आप में समर्पण की भावना होना चाहिए। कोई वैचारिक मतभेद भी हो तो उसको जो है मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। खुले मंच से कभी नेता का जो है अपमान नहीं करना चाहिए और नेता की बातों पर भरोसा करना चाहिए और मिलजुल कर कोई भी फैसला लेना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। 3 पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको इसमें शामिल किए। कल 11 बजे फिर हम आपसे मिलेंगे और इस लेक्चर को आप हमारे YouTube चैनल पर दोबारा देख पाएंगे और वहाँ पर PDF के साथ नोट्स के साथ हम आपको इस लेक्चर को 48 घंटे के अंदर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आपसे हम इजाज़त लेते हैं। फिर मिलते हैं कल 11 बजे। आपको इस क्लास में शामिल होने के लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरे दुर्गा ट्यूटोरियल का जो सर्चिंग वर्ड है वो दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसी भी लिंक के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं। अन्य भी सुविधाएं हम आपको बहुत जल्दी मुहैया कराने वाले हैं। हम पहले कहते हैं, करते हैं, फिर कहते हैं, इसलिए आपको अभी से कुछ नहीं कह रहे हैं। एक से एक अध्ययन सामग्री हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप भरोसा रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए। अभी तो अगस्त का प्रथम सप्ताह चल रहा है। हम दिसंबर तक जो भी विषय उठाएंगे उसको निश्चित रूप से कंप्लीट करेंगे। बहुत लोग कह रहे थे
सर हिंदी पूरा हो जाएगा, हिंदी पूरा हो जाएगा। आपका 26 का 26 पाठ जो है हिंदी हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है और हम आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा दिए तो हिंदी का टोटल बुक का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम आपको व्याकरण बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षेपण जो 9वां 10वां 11वां 12वां तीनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है और जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है और 4 से 5 नंबर परीक्षा में इससे पूछा जाता है संक्षेपण पर सवाल। हम आपको उसका वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।